Hello everyone, welcome to Exam Ministry YouTube channel. In today's video, we will discuss about UPSC CSAT. जी हाँ, CSAT जो आज के डेट में UPSC के स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी एक तरीके से कह सकते हैं काफ़ी टफ बना दिया गया है। मुझे जहाँ तक लगता है कि UPSC का जो CSAT का पेपर है वो टफ़ नहीं है, लेकिन माहौल पूरा टफ़ बना दिया गया है। बहुत से स्टूडेंट्स की क्वेरीज रहती है CSAT को लेकर, टेंशन रहती है कि सर CSAT कैसे क्लियर होगा, CSAT में क्या पढ़ना है, किस तरीके से पढ़ना है। बट उन स्टूडेंट्स को और एस्पिरेंट्स को मैं ये बताना चाहूँगा यार कि CSAT ऑलरेडी UPSC ने आसान कर दिया है। 66 मार्क्स लाने, उसमें सिर्फ 66 मार्क्स लाने हैं आपको, वो भी 200 में से। तो वो ऑलरेडी UPSC ने आसान कर दिया है। उसमें और ऐसा क्या आसान चाहिए जो बच्चे एक्सपेक्ट कर रहे हैं। एक तरीके से ये समझना बहुत ज़रूरी है कि जब आप किसी सेफ इन्वायरमेंट या एक काम इन्वायरमेंट में CSAT का पेपर आप ट्राई करोगे, उसके कंसेप्ट्स को अगर देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि जनरली जो पेपर पूछे जाते हैं वो उतने टफ होते नहीं हैं, क्योंकि हम उसको एग्ज़ाम इन्वायरमेंट में अटेम्प्ट करने की कोशिश करते हैं, खासकर तब जब हम कंसेप्ट को बहुत अच्छे से होल्ड नहीं करते हैं, तब वो पेपर हमें काफ़ी टफ लगता है। क्योंकि UPSC ने बहुत ही क्लियरली डिस्क्राइब कर रखा है अपना सिलेबस, एंड देयर आर सम कंसेप्ट्स, टेक्निक्स, मेथडोलॉजी जिसे हमें फॉलो करना है। और इस वीडियो में मैं ये कोशिश करूँगा कि एग्ज़ाम के पैटर्न को एनालाइज करके एक स्ट्रैटेजी आपको प्रोवाइड करूँ, जिससे कि आपके लिए CSAT अभी के लिए आपको एक समझ आ जाए कि CSAT इज़ नॉट दैट टफ। अगर हम कंसिस्टेंसी के साथ प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है, और मेमोरी बेस्ड जो क्वेश्चंस होते हैं उनको आइडेंटिफाई करके उसकी एक कंपाइलेशन अपने पास रखते हैं, ताकि जब भी एग्ज़ाम में इस तरह के क्वेश्चन आ जाए तो बिना उसमें समय गवाए हम उसको सॉल्व कर सकें। तो कोशिश ये करेंगे कि इस तरीके की चीज़ें आपको समझ में आए, एंड एटलीस्ट इस वीडियो के बाद आपको ये विश्वास ज़रूर हो जाए कि अगर आप एक कंसिस्टेंसी के साथ CSAT की प्रैक्टिस करते हो तो CSAT टफ ना लगे। और इस वीडियो के एंड में एक अनाउंसमेंट भी है, तो मैं उम्मीद करूंगा कि वीडियो के लास्ट तक आप बने रहें। आइए चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सो UPSC CSAT एनालिसिस, श्योर शॉट स्ट्रैटेजी टू क्लियर UPSC CSAT विद ईज। सबसे पहले CSAT के अगर हम सिलेबस को देखें तो सिलेबस ये UPSC का प्रिस्क्राइब्ड सिलेबस है, ठीक है। इसमें UPSC ने CSAT मैथ मेंशन किया, जिसमें बेसिक न्यूमेरेसी सिर्फ क्लास 10 तक की, हमने 6 to 10 में मैथ्स जो पढ़े हैं उसी के बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। जनरली क्या होता है कि स्कूल में जो हम मैथ पढ़े हैं उसको हम कन्वेंशनल वे में फॉलो करते हैं, कन्वेंशनल वे में उसको सॉल्व किया था। बट CSAT में जिस टेक्निक की बात कर रहा हूँ, वैदिक मैथ जिसको बोलते हैं, उसके थ्रू हम कोशिश करेंगे कि जो ये एप्टीट्यूड टेस्ट है उसमें उन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। अब ये बेसिक न्यूमरेसी में आपके मेरे जो नंबर सिस्टम होता है, आपका रेशियो प्रोपोर्शन होता है, परसेंटेज होता है, प्रॉफिट एंड लॉस होता है, ठीक है, ये सारी चीज़ें बेसिक न्यूमरेसी में आती हैं, ठीक है। CSAT मैथ में एक जनरल मेंटल एबिलिटी टेस्ट भी आता है, जिसमें आपके प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स को चेक किया जाता है, पैटर्न्स को रिकग्नाइज करने के लिए कुछ क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। उसमें आपको जो सीरीज़ बेस्ड क्वेश्चन जिसको हम कहते हैं, जिसको आपको आइडेंटिफाई करना होता है कि कौन सा मिसिंग नंबर है, उस तरीके के क्वेश्चंस इसमें देखने को मिलते हैं। तो ओवरऑल जो CSAT है, जो भी आपने 10th तक पढ़ा है वही तक आएगा, एंड आई होप आप आज के डेट में ग्रेजुएशन कर रहे हैं, कुछ लोग ग्रेजुएशन पास कर चुके हैं, 10th के कंसेप्ट को जब आप रिविजिट करते हैं, स्पेशली इन मैथ्स विथ वैदिक मैथ की मेथडोलॉजी, वो आपको उतना टफ नहीं लगेगा, ठीक है। दूसरा जो CSAT का पोर्शन है वो रीजनिंग है, जिसमें लॉजिकल रीजनिंग एंड एनालिटिकल एबिलिटी पूछी जाती है। अगेन कुछ लॉजिकल डिडक्शंस पूछे जाते हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्टेटमेंट्स होते हैं, उससे आपके उसमें आपको कुछ मेथड को फॉलो करके आंसर्स तक पहुंचना होता है, जहां पे सिर्फ और सिर्फ लॉजिक लगता है, गेस वर्क नहीं लगता है, ठीक है।
तो लॉजिकल रीजनिंग, फॉर एग्जांपल अगर हम लॉजिकल रीजनिंग के पोर्शंस की बात करें तो सिटिंग अरेंजमेंट्स के क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, देन डायरेक्शन बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, फैमिली ट्री बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, तो ये सारे टॉपिक्स लॉजिकल रीजनिंग में आते हैं। देन अगेन डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, अगेन लॉजिकल रीजनिंग का पार्ट है। कोई सिनेरियो आपको दे दिया जाएगा, उसमें आपको बताना पड़ेगा कि डिसीजन लेना पड़ेगा एक सिनेरियो बेस्ड में। लॉजिकल रीजनिंग का पार्ट की अगर हम बात करें, जो अरेंजमेंट्स की बात कर रहा था मैं, सिटिंग अरेंजमेंट क्वेश्चन में कभी कभी रैंकिंग बेस्ड भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं लॉजिकल रीजनिंग में, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग होता है इसमें। इसको एप्टीट्यूड टेस्ट इसीलिए कहते हैं कि इसमें आपकी जो एनालिटिकल स्किल्स है, डिसीजन मेकिंग स्किल्स है, किसी सिनेरियो को एनालाइज करके लॉजिकली उसके सोल्यूशन तक पहुंचने की जो स्किल्स है, उसको यहाँ पे टेस्ट किया जाता है, विच इज़ अगेन वेरी इजी अगर आप कंसेप्ट को अच्छे से पढ़े हो तो। तीसरा, यहाँ पे डेटा इंटरप्रिटेशन आता है, जो बार्स और टेबल्स के ग्राफ्स और चार्ट्स को इंटरप्रेट करने को आता है, और 2 से 3 क्वेश्चन हमेशा रहते हैं, कभी कभी वो 2 से 5 तक भी पहुंचते हैं, ठीक है, उसमें मीन मीडियन ये सब फाइंड आउट करने को रहता है। तो अगेन ये भी आपने 10th में पढ़ा होगा। देखो इसमें जितने भी पोर्शंस हैं, जो भी सिलेबस है, ऐसा कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसमें। इसके सारे जो टॉपिक्स हैं उसको आपने अपने स्कूल टाइम में पढ़ा ही है। एंड जनरली किसी भी एप्टीट्यूड टेस्ट की अगर आप प्रिपरेशन करते हैं, फॉर एग्जांपल एंट्रेंस एग्जामिनेशन में ऑलमोस्ट सारे एंट्रेंस एग्जामिनेशन में एप्टीट्यूड टेस्ट रहता है। खासकर जो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स होते हैं, वो कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए जाते हैं, तब भी मैथ्स और एप्टीट्यूड टेस्ट पूछता है। अगर आप जॉब के लिए जाते हैं प्राइवेट सेक्टर में भी, गवर्नमेंट सेक्टर में तो है ही, प्राइवेट सेक्टर में भी जाते हैं तो बेसिक अर्थमेटिक और लॉजिकल रीजनिंग पूछता है। तो ये सिलेबस है जो यूपीएससी ने प्रिस्क्राइब किया है, इसको हम टॉपिक वाइज भी समझेंगे। देन अगेन सीसैट इंग्लिश, जिसमें कॉम्प्रिहेंशंस पूछे जाते हैं, उसको उसकी अंडरस्टैंडिंग और उसकी इंटरप्रिटेशन पूछी जाती है। जैसे कोई सिनेरियो है, कोई एक कॉम्प्रिहेंशन है, उसके बेस कुछ क्वेश्चंस हैं, उसको आप किस तरीके से इंटरप्रेट कर रहे हैं, उसकी टेस्टिंग होती है इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन में। इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन बहुत ज़्यादा पूछ रहा है आज के डेट में सीसैट के पेपर में, और इसका एक सबसे बेसिक तरीका है रीड एडिटोरियल्स। मोस्ट ऑफ द कॉम्प्रिहेंशंस जो हैं वो आपको एडिटोरियल्स के थ्रू ही मिल जाएंगे। जब भी आप एडिटोरियल न्यूज़पेपर का पढ़ते हैं तो वो एडिटोरियल हमेशा एक फॉर्मेट में होता है। वो फॉर्मेट होता है इंट्रोडक्शन, बैकग्राउंड, बॉडी जिसमें सिनेरियो की बात होती है, ठीक है, सिग्निफिकेंस की बात होती है, एडवांटेजेस की बात होती है, डिसएडवांटेजेस की बात होती है, ठीक है, एंड देन एक बैलेंस्ड कंक्लूजन की बात होती है या वे फॉरवर्ड की बात होती है। इस तरीके से एडिटोरियल्स आते हैं। उसी के किसी भी बीच में से कुछ है ना स्टेटमेंट्स को उठा के आपको कॉम्प्रिहेंशंस में पूछा जाता है। अगेन इसकी प्रैक्टिस अगर आप करते हो तो आपको एक बेहतर अंडरस्टैंडिंग हो जाती है कॉम्प्रिहेंशंस की। एंड कॉम्प्रिहेंशंस एक आध बहुत टफ आते हैं इंटरप्रेट करने के लिए, लेकिन जिसकी अंग्रेज़ी थोड़ी बेहतर है उसे कोई दिक्कत नहीं होती है। नाउ अगर इंटरपर्सनल स्किल्स की बात आते हैं, इंक्लूडिंग कम्युनिकेशन स्किल्स, तो कुछ कम्युनिकेशन बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आज के डेट में मैं ये देख पा रहा हूँ कि सीसैट में वो इंटरपर्सनल स्किल्स और कम्युनिकेशन स्किल्स पे क्वेश्चंस आ रहे हैं। जनरली ये स्टेट सर्विसेज के एग्जामिनेशन में पूछे जाते थे, बट अब यूपीएससी भी पूछ रहा है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप कम्युनिकेट करते हैं तो सबसे पहले बहुत बेसिक सी चीज़ है, कम्युनिकेशन में सबसे ज़रूरी क्या चीज़ होती है, थॉट प्रोसेस को कैसे प्रेजेंट करना है। इसको आप सिर्फ क्वेश्चंस और सॉल्यूशंस को अगर आपको कोई आइडिया नहीं है इसका, तो क्वेश्चंस और सॉल्यूशन पढ़ के एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर सकते हैं, जो डे टू डे लाइफ में जिससे आप जैसी कम्युनिकेशंस होती हैं उसी पे बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाता है। फॉर एग्जांपल अगर किसी चीज़ में आपको कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे हो, एक किसी प्रोफेशनल स्ट्रक्चर में अगर आप कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे हो, तो आपका सबसे पहला प्लान ऑफ एक्शन क्या होगा। जैसे कि हम किसी भी सिनेरियो में अगर हैं और कोई बात हमें किसी को कम्युनिकेट करनी है, हम सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले उस प्रॉब्लम को या उस बात को हम फ्रेम करते हैं ताकि हम सामने वाले को बहुत ईजिली समझा पाएँ, उसको कम्युनिकेट कर पाएँ।
देन अगेन जब हमें वो चीज़ कम्युनिकेट करनी होती है, हम सोल्यूशन ओरिएंटेड कम्युनिकेशन करते हैं हमेशा, कि हमें अगर हम कोई चीज़ कम्युनिकेट कर रहे हैं तो पहली चीज़ उसको वो समझ में आनी चाहिए। दूसरी चीज़, अगर वो कम्युनिकेशन किसी प्रॉब्लम से रिलेटेड है तो आपके पास सोल्यूशन आना चाहिए या सजेशन आना चाहिए। ठीक है, तो बस बेसिक से क्वेश्चंस रहते हैं इसमें भी, जिसको आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखकर, उसके सॉल्यूशंस को देखकर आप एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर सकते हैं। ये एक ट्रेंड एनालिसिस है कि मैथ्स और इंग्लिश और रीजनिंग के कितने सवाल पूछे गए 2014 से 25 तक। आप देख सकते हो कि ये कलरिंग की गई है मैथ, इंग्लिश और रीजनिंग की। 2014 की बात करें तो 15 क्वेश्चन मैथ्स के थे, 32 क्वेश्चन इंग्लिश के थे और 33 रीजनिंग के थे। यहाँ पे रीजनिंग को एक हाइक मिला था। फिर 15 में भी 15 क्वेश्चन मैथ्स के थे, 35 क्वेश्चन रीजनिंग के थे, ठीक है, 30 क्वेश्चन इंग्लिश के थे। अगर आप ऑन एन एवरेज ये चीज़ देखो तो यहाँ पे देखो मैथ्स के क्वेश्चन 23 में बढ़ गए, 24 में बढ़ गए, 25 में बढ़ गए, 22 में भी सबसे ज़्यादा है, 21 में भी है, 20 में 40 है। अगर आप इस ग्राफ को अगर आप देखोगे, एक आमूमन अंदाज़ा, मतलब एक अंडरस्टैंडिंग अगर आपको इस ग्राफ को देख के आएगी, वो ये आएगी, ऑन एन एवरेज इंग्लिश में 25 से 28 क्वेश्चन रहते हैं इंग्लिश में। ठीक है, अगर वहीं हम रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग में आप देख रहे हो कभी 30 प्लस क्वेश्चंस हैं, कभी 30 है, कभी 20 प्लस है। इसको अगर हम एवरेज लेके चलें तो वो एवरेज 30 क्वेश्चंस आएगा। वेयर एस अगर क्वांट की बात करें तो एवरेज क्वांट भी 10 सालों में ये देखा जा रहा है कि मिनिमम ऑन एन एवरेज अगर क्वांट की हम देखें तो अगेन 25 से 30 कर सकते हैं हम। ठीक, लेट्स से बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिसको मतलब मेरी स्टूडेंट से बात होती है, वो कहते हैं कि सर कॉम्प्रिहेंशन बहुत गलत होते हैं, कॉम्प्रिहेंशन कैसे अटेम्प्ट करना है, कॉम्प्रिहेंशन की अंडरस्टैंडिंग क्या है। देखो मैं इंग्लिश का टीचर नहीं हूँ, मैंने भी यूपीएससी दिया है। एक अगेन जो 6 to 10 में जो बेसिक इंग्लिश पढ़ी है, जो ग्रामर्स पढ़े हैं, ठीक है, ऑब्वियसली कुछ लोगों को कम्युनिकेट करने में दिक्कत होती है, कुछ लोगों को समझने में दिक्कत होती है, कुछ लोगों को इनफैक्ट ग्रामेटिकल एरर भी होते हैं आंसर्स लिखने में भी। लेकिन अगर आपको कोई चीज़ इंग्लिश में लिखी हुई, बोली हुई समझ में आती है तो वो एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग ही इंग्लिश में चाहिए। उसको आप अपने वोकैबुलरी को कैसे इंप्रूव कर सकते हो, इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ के, जो कि यूपीएससी में पढ़ना ही पढ़ना है, हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस। उसमें भी एडिटोरियल आप पढ़ते ही हो अपने एनालिटिकल स्किल्स को इन्हांस करने के लिए। अगर वो प्रोसेस आप फॉलो कर रहे हो तो बाय द टाइम जब आप एग्ज़ाम लिखोगे यूपीएससी का, तो आपकी इंग्लिश उस लेवल तक आ जाएगी जहाँ पे आपको कॉम्प्रिहेंशन समझ में आए। और जो बेसिक इंग्लिश के सवाल होते हैं, जो एक तरीके से ग्रामेटिकल वे में जो पूछी जाती है, वो आपको वो वैसे सवाल पूछे जाते हैं जो कि सबके लिए अमूमन इजी ही होते हैं और जिसको आप भी आंसर कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर जैसे कि इंग्लिश में मोस्टली सवाल इंटरप्रिटेशन के हैं कि आप इंटरप्रीट क्या कर रहे हो, ठीक है, कॉम्प्रिहेंशंस के, क्योंकि अगर मोस्टली कॉम्प्रिहेंशंस के सवाल आते हैं तो। बट अगर मैथ्स और रीजनिंग की अगर हम बात करें तो उसका आंसर एक ही आएगा। अगर आपको कंसेप्ट पता है, लॉजिक पता है, तो उसका तो आंसर एक ही आएगा। उसके कई इंटरप्रिटेशन या कई आंसर तो हो नहीं सकते। तो अगर मैं इसको ऐसे लूं कि फॉर एग्जांपल इंग्लिश में आपने 0 अटेम्प्ट किए, रीजनिंग में आपने, अगर मैं क्वेश्चंस की बात करूं रीजनिंग की, आपने क्वेश्चंस 80% क्वेश्चन रीजनिंग में अटेम्प्ट किए, क्वांट में आपने 80% किए। अब 80% कैसे होगा? लेट्स से कि अगर रीजनिंग के 30 क्वेश्चंस हैं तो आपने हाई एक्यूरेसी के साथ 24 क्वेश्चन इसमें अटेम्प्ट किए, ठीक है, और 30 30 60 20 क्वेश्चंस तो ऑब्वियसली नहीं आएंगे उसमें।
आ भी सकते, इंग्लिश में तो हमेशा 25 के आसपास रहा है। मान के चलते हैं कि 30 क्वेश्चंस क्वांट में है, 25 क्वेश्चंस रीजनिंग में है, 55 हो गया, और इंग्लिश में आपके 25 क्वेश्चन है। ठीक है, टोटल 80 क्वेश्चंस हो गए। अब क्वांट में आपने एक्यूरेसी के साथ 20 क्वेश्चन क्वांट में किए, रीजनिंग में आपने 20 क्वेश्चन कर लिए। ठीक है, क्वांट में आपने 20 क्वेश्चन कर लिए 30 में से, रीजनिंग में आपने 20 क्वेश्चन कर लिए। अब 40 क्वेश्चन में से आपकी एक्यूरेसी ये कहती है कि 40 में से आपके लेट्स से 32 सही हो गए। ठीक है, और इंग्लिश तो आपने मान लो इसमें से मोटा मोटी आपने 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, अब 10 क्वेश्चन में से आपके 3 या 4 आपके सही हो गए, या तो इसको 0 ही मान के चलो। ठीक, 8 क्वेश्चन गलत है, 8 क्वेश्चन इसमें गलत हो गए। ठीक है, और 12 क्वेश्चन इसमें, लेट्स से आपने 45 क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए, 45 में से आपको एक्यूरेसी मिली है 33 क्वेश्चंस की। ठीक है, उसमें कुछ दिख नहीं रहा होगा भाई, तो इसमें बढ़ जाते हैं हम। ठीक है, अब लेट से आपने 33 क्वेश्चंस सही किए और एक क्वेश्चन का मार्क्स है 2.5। ठीक, तो 33 66 तो ऐसे ही हो गया, और आपके ये 16.5 और जोड़ लो, तो ये नियर अबाउट 84 के आसपास आपकी एक्यूरेसी, 84 मार्क्स बनेगा, आपका क्लियर हो जाएगा। नियर अबाउट, अप्रॉक्स की बात कर रहा हूँ मैं। अब इसमें मेरा मैथ मत चेक कर लेना कि सर गलत जोड़ दिया आप, ऐसे थोड़ी ना होता है। ठीक है, मतलब ऑब्वियसली 82.5 होगा ये। ठीक, तो इसमें आपके जो जितने मैंने सिर्फ उस क्वेश्चन 33 क्वेश्चन जो आपके सही हुए हैं उसको मैंने मार्क किया है, और आपके जो 12 क्वेश्चन गलत हुए, अगर 12 क्वेश्चन को निगेटिव मार्किंग आप करते भी हो, फिर भी अगर आप बॉर्डर पे भी आ रहे, आपको बस क्वालिफाई करना है, आपको सिर्फ 66 मार्क्स चाहिए। तो इतने के बाद भी आप 66 मार्क्स क्लियर कर लोगे, अगर आप जितना मैं एक रैंडम एक क्वेश्चंस लेकर नंबर ऑफ एक्यूरेसी लेकर चल रहा हूँ, लेकिन अगर आपने क्वांट और रीजनिंग की एक्यूरेसी 90% कर ली, जो कि पॉसिबल है, तो आपका सीसैट कभी नहीं रुकेगा। सीसैट, ये देखो, जो ह्यूमैनिटीज़ बैकग्राउंड से होते हैं उनका इंग्लिश में भी गड़बड़ हो जाता है और उनका क्वांट में भी गड़बड़ हो जाता है। लॉजिकल रीजनिंग लगभग सबके लिए मेरे को लगता है कि ऑन एन एवरेज ही पड़ती है, लेकिन अगर अगेन मैं यही चीज़ आपको बोलूँगा, इंग्लिश फिर भी एक तरीके से इंटरप्रिटेशन वाली चीज़ है। एग्जामिनर ने जो क्वेश्चन फ्रेम किया उसका इंटरप्रिटेशन कुछ और है, आपका कुछ और है, उसमें चांसेस हो सकते हैं 50-50 के, लेकिन क्वांट में तो हो ही नहीं सकते। 100% कंसेप्ट आता है जो कि आ सकता है, आसान कंसेप्ट हैं, वैदिक मैथ आसानी से आ सकता है, तो आपको एक 100% रिजल्ट मिलेगा, उसका कोई 50% बैलेंसिंग वाला या 50-50 वाला कोई चांस ही नहीं है। अगर हम सीसैट 2025 को अगर हम एनालाइज करें, तो हमने ये देखा है कि इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन में 29 क्वेश्चन आए थे, मॉडरेट टू डिफ़िकल्टी, इसको टफ दिया गया है। कुछ क्वेश्चंस ऐसे थे जिसको मतलब वो दिए ही इसलिए गए थे कि आप उनको स्किप कर जाओ, लेकिन क्वांट में 33 क्वेश्चन और रीजनिंग में 18 क्वेश्चन। ठीक है, 25 ये सही कर दो भाई, 15 ये सही कर दो क्योंकि मॉडरेट थे। 29 क्वेश्चन में से आपने अटेम्प्ट ही 10 किए, अब 10 में से आपके 5 सही हो गए, 5 ये सही, 25 ये सही, 15 ये सही, 25 15 40 45 क्वेश्चन आपके सही हो गए। इसमें 3 गलत हो गए, इसमें 5 गलत हो गए, और इसमें 6 गलत हो गए। 5 11 12 13 14 क्वेश्चन गलत हो गए, और आपके 45 क्वेश्चन इसमें सही हैं, 14 गलत हैं।
तो ये 45 क्वेश्चन अगर सही हैं आपके तो अगेन 90+ स्कोर है, उसमें से जो भी होगा अगेन वो आपको क्लियर कर देगा। कुल मिला के बात यही है भाई कि क्वांट और रीजनिंग की एक्यूरेसी अच्छी होनी चाहिए। वो कैसे करनी है, कैसे होगा, वो भी बात करेंगे, ठीक है। अब इसमें ये देखो, इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन की अगर हम बात करें तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन ज़्यादा थे, ऑप्शंस थोड़ा ट्रिकी थे। जैसा कि मैंने बताया कि इंग्लिश हमेशा जो कॉम्प्रिहेंशन की बात करें वो फंसाने वाला रहता ही रहता है। अब मैथमेटिक्स की बात करें तो नंबर सिस्टम पे ज़्यादा फोकस था, परसेंटेज एंड फ्यू अर्थमेटिक टॉपिक्स जैसे कि टाइम एंड डिस्टेंस, ठीक है, फिर सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस, पाइप एंड सिस्टम, ठीक है, फिर परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, मेंसुरेशन के क्वेश्चंस, ये सारी चीज़ें आती हैं। रीजनिंग की बात किया जाए तो 2025 में पजल्स ज़्यादा पूछे गए थे, डायरेक्शन सेंस और रैंकिंग, ये दोनों क्वेश्चन कुछ भी कर लो लॉजिकल रीजनिंग में रहता ही रहता है, ठीक है। ओवरऑल पेपर मॉडरेट था। अब वेटेज की अगर हम 10 साल में बात करें तो वेटेज किसका है? मैथ सेक्शन का, ठीक है। डेटा इंटरप्रिटेशन के क्वेश्चन रहेंगे ही रहेंगे, ठीक। ये क्वेश्चन, ये टॉपिक रहेगा ही रहेगा। रीजनिंग की बात करें, ये कभी नहीं हटाएगा यूपीएससी, ये भी नहीं हटाएगा, ठीक है। और जो स्टेटमेंट्स एंड एसोसिएशन वाले क्वेश्चंस आते हैं वो इंग्लिश में हमेशा मोस्टली फोकस जो रहता है वो कॉम्प्रिहेंशन ही रहता है, ठीक है। तो ये एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग है सीसैट के लिए। यूपीएससी में जो सीसैट का जो सिलेबस है वो एक डिफाइंड सिलेबस है। उस डिफाइंड सिलेबस में यूपीएससी ना चाहते हुए भी यूपीएससी कुछ ऐसे फेवरेट टॉपिक्स हैं कि वो फेवरेट टॉपिक से क्वेश्चंस देते ही देते हैं। वो इसलिए ही देते हैं कि भाई वो चाहता है कि आप क्लियर करो, क्योंकि यूपीएससी को भी पता है कि सीसैट का मार्क्स नहीं काउंट होगा। स्टिल यूपीएससी वांट कि आप सीसैट क्लियर करो, तो वो उतना बेसिक मिनिमम क्वेश्चन देगा ही देगा जिससे आपका सीसैट क्लियर हो। जैसे कि हमने क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में देखा कि नंबर सिस्टम से 87 क्वेश्चंस हैं पिछले 10 साल में। उसके बाद दूसरी प्रायोरिटी पे आता है परसेंटेज, डिविजिबिलिटी और रिमाइंडर, हमेशा पूछा है। परसेंटेज से 26 क्वेश्चन है, 22 क्वेश्चन डिविजिबिलिटी और रिमाइंडर से। डेटा इंटरप्रिटेशन की बात करें तो 21 से 24 में इसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ा दी गई है, क्योंकि रिसेंटली यूपीएससी का फोकस उस तरफ गया है डेटाबेस्ड क्वेश्चंस पे। ये क्वेश्चंस जो हैं मेंसुरेशंस के, टाइम एंड डिस्टेंस के, नाउ एंड देन पूछता ही, 1 या 2 सवाल आपको मिलेंगे, ठीक है। तो उस हिसाब से सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या हुआ जिसकी मैं बात कर रहा था, यूपीएससी के फेवरेट टॉपिक्स, ठीक है, जो मैं जीएस में रिपीटेड थीम्स की बात करता हूँ वही है ये सीसैट के फॉर्म में, ठीक है। नंबर सिस्टम, परसेंटेज एंड डिविजिबिलिटी, डेटा सफिशिएंसी एंड इंटरप्रिटेशन, ठीक है, टाइम एंड वर्क, प्रॉफिट एंड लॉस, ये टॉपिक रहेगा ही रहेगा, आप कुछ भी कर लो, ठीक है। एंड में मैं बताऊंगा कि और कौन कौन से टॉपिक आप देख सकते हो। दूसरा, अगर लॉजिकल रीजनिंग की बात करें तो पजल बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है। डाइस पजल्स में डाइस बेस्ड क्वेश्चन भी आते हैं, ठीक है। फिर कौन सा फिगर किस में मिसिंग है वो क्वेश्चंस रहते हैं, ठीक है। कौन से फिगर को आप जोड़ोगे तो ये कंप्लीट फिगर बनेगा, वो पजल बेस्ड क्वेश्चन रहते हैं। देन स्टेटमेंट्स एंड कंक्लूजन बेस्ड क्वेश्चंस रहते ही रहते हैं और उसकी प्रायोरिटी बढ़ भी रही है। डायरेक्शन बेस्ड और डिस्टेंस बेस्ड क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा, ठीक है। ऑर्डर एंड रैंकिंग हमेशा पूछा रहेगा कि राम क्लास में ये वर्टिकली खड़ा है ना 7th नंबर पे, और शाम है 48th नंबर पे डाउन दी लाइन, तो किस पॉइंट में मिलेंगे, ये सब तामझाम रहता ही रहता है। पता नहीं क्यों पूछते हैं यार, मतलब मुझे भी नहीं पता, कभी कभी मेरे भी सवाल रहता है वो ना टाइम एंड वर्क वाले में, 2 men वर्क टुगेदर इन दिस मच डे, देन सी जॉइन इन दिस मच डे, देन ऑल टुगेदर दे विल कंप्लीट दिस मच ऑफ वर्क इन हाउ मेनी डेज। अरे हमें क्या करना है यार, खाली बैठे गड्ढा बैठ के खोद रहे हैं, ये नहीं कि कुछ और सिस्टमेटिक काम कर लें कि जिससे कुछ आउटपुट आए। गड्ढा वो खोदें, दिमाग हम लगाएं, लेकिन क्या करें, यूपीएससी पूछता है।
ठीक है। अब ये चीज़ जो है, जो मैं बताने जा रहा था कि भाई देखो, एग्ज़ाम मिनिस्ट्री यूपीएससी सीसैट के लिए एक इनिशिएटिव सोचा है, जो कि वो इनिशिएटिव मेरे द्वारा लिया जाएगा चिल्ड्रंस डे के ओकेजन पे, जो कि 14 नवंबर को है। डेली 14 नवंबर से डेली 8 PM आपको एक कंसेप्ट मैं बताऊंगा, ठीक है। यूपीएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में सॉल्व कराऊंगा उस कंसेप्ट पे, वो कंसेप्ट में एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। वी विल टेक इट वेरी स्लोली क्वांट एंड रीजनिंग में, क्योंकि मेरी पूरी मेरा जो इस इनिशिएटिव से विजन है वो ये है कि क्वांट और रीजनिंग में जो आपकी एक तरीके से एक्यूरेसी हो वो नियर अबाउट 90% होनी ही चाहिए। तो वी विल स्टार्ट दिस इनिशिएटिव फ्रॉम 14 नवंबर। एक तरीके से अनाउंसमेंट है एग्जाम मिनिस्ट्री के एंड से 14 नवंबर चिल्ड्रंस डे के लिए यूट्यूब पे फ्री क्लासेस डेली 8 PM, 1 डे 1 कंसेप्ट। इसको आप मत भूलना। आपको हमेशा बता भी दिया जाएगा कि कौन से टॉपिक डिस्कस करेंगे हम उस पर, ठीक है। तो हमारे साथ बने रहिएगा, जुड़िएगा। और कुछ इसमें ऐसा बताने को था नहीं। आई होप जितना भी मैंने समझाया है रीजनिंग और क्वांट को लेकर, आपने टॉपिक समझ ही लिया होगा। आप यूपीएससी की डिटेल टॉपिक लिस्टिंग में अगर आप जाएंगे तो लॉजिकल रीजनिंग के ये सारे टॉपिक्स हैं आपके, ठीक है। क्वांट में अगर आप जाएंगे तो क्वांट के ये सारे टॉपिक्स हैं, ठीक। तो यही सारे टॉपिक्स हम पढ़ेंगे, इसमें अपनी जो एक्यूरेसी है उसको बढ़ाएंगे और कोशिश ये करेंगे कि क्वांट और रीजनिंग से ही हमारा सीसैट क्लियर हो जाए, ठीक है। क्योंकि यार इंग्लिश कॉम्प्रहेंशन की बात करूँ, मैं जब प्रिपेयर करता था इंग्लिश वाले सेक्शन को लेकर, तो मैं बहुत ही स्ट्रेटेजिकली प्रिपेयर करता था। क्योंकि अगर आप कॉम्प्रहेंशन में जाएंगे तो कॉम्प्रहेंशन छोटे छोटे भी आते हैं, विच इज़ ईजी, उसमें आपका करेक्ट हो जाता है। देन उसमें कुछ क्वेश्चंस ऐसे रहते हैं जिसको आप इंटरप्रेट करके आंसर निकाल सकते हो। तो मैं उसको लेके चलता था, बड़े वाले कॉम्प्रहेंशंस में टाइम वेस्ट नहीं करता था पढ़ के, ठीक है। और मेरी आदत रहती थी कॉम्प्रहेंशंस को मैं पहले क्वेश्चन पढ़ लेता था एंड देन पेंसिल से जल्दी जल्दी वो कि कहाँ पे वो क्वेश्चन की लाइन वो कहाँ पे आ रही है, देन उस लाइन को दोबारा अच्छे से पढ़ता था ताकि उसकी इंटरप्रिटेशन निकल के आए। एक बार कॉम्प्रहेंशन में मैंने तरीका यही अपनाया था कि क्वेश्चन पढ़ के क्वेश्चन दिमाग में रहता था, और जब क्वेश्चन दिमाग में रहता था तब जब मैं वो कॉम्प्रहेंशन पढ़ता था तो मुझे समझ में आ जाता था कि कहाँ पे इसका क्या आंसर होगा, स्पेशली जो कि स्मॉल कॉम्प्रहेंशन पूछते हैं। तो ये टॉपिक्स आपके मैथ के और रीजनिंग के हम कवर करेंगे, ठीक है। कोशिश यही करेंगे कि डेली 8 बजे आप एग्ज़ाम मिनिस्ट्री यूट्यूब चैनल पे आइएगा, डेली एक कंसेप्ट सीख के जाइएगा, उसको प्रैक्टिस करिएगा। मैं उस कंसेप्ट के एंड में भी एक प्रैक्टिस क्वेश्चन ज़रूर दूंगा जिसको नेक्स्ट क्लास में मैं डिस्कस करूंगा, फिर हम दूसरे कंसेप्ट पे जाएंगे। वी विल बी स्टार्टिंग विद ऑब्वियसली क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, क्योंकि रीजनिंग फिर भी हो जाती है, क्वांट बहुत लोगों का मैंने देखा है कि बहुत दिक्कतें आती हैं एग्जामिनेशन हॉल पे। लोग एकदम जादू टाइप एक्टिंग करने लगते हैं ऐसे 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 करके, तो ऐसा ना करना पड़े। मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि जहाँ पे आप न्यूमेरिक वैल्यू को बस रिप्लेस करो और आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो आई होप आपको ये जो पीपीटी है, ये जो मैंने प्रिपेयर किया, ये हमारे एग्ज़ाम मिनिस्ट्री के टेलीग्राम चैनल पे मैं इसको फॉरवर्ड भी कर दूंगा। जितने भी बच्चे इस वीडियो को देखेंगे, जो टॉपिक्स मैंने मेंशन किया है उस टॉपिक्स को आप आइडेंटिफाई कर लो, उसको नोट डाउन कर लो। वो टॉपिक्स हम बहुत अच्छे से करेंगे। कुछ और एक्स्ट्रा टॉपिक्स होंगे जिसके चांसेस कभी ना कभी ऑन एंड ऑफ आ जाते हैं। अगेन विजन ये है कि क्वांट और रीजनिंग में हमारा एक्यूरेसी 90% प्लस हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में 14 नवंबर को डेली 8 बजे। 14 नवंबर से आपके पास वीडियोस आने स्टार्ट हो जाएंगे। एग्जाम मिनिस्ट्री यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। Let's crack UPSC CSAT 2026 with 1 day 1 concept. Thank you so much.